नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का पीटी एजुकेशन में एक बार फिर से। मेरा नाम है राहुल चौधरी। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो एनालिसिस का सेशन चल रहा है। आज के जो टॉप 6 स्टोरीज हैं आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रही होंगी। सबसे पहले हम बात करेंगे यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के ऊपर में, UCCN। इसमें ऑलरेडी 5 सिटीज इंक्लूडेड थे, इस बार भी एक सिटी को पिकअप किया गया है, राइट। तो उसके बारे में जानेंगे, इस नेटवर्क के बारे में जानेंगे। दूसरा, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया CCI को देखेंगे कि किस तरीके से MRTP एक्ट हटा के फिर उसे रिप्लेस किया गया था कंपटीशन कमीशन एक्ट 2002 के तहत। थर्ड, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट स्माइल स्कीम। तो एक भारत सरकार की स्कीम है स्माइल। ये सिडबी वाली स्माइल नहीं है, उसको ध्यान रखिएगा। सिडबी ने जो स्माइल स्कीम लॉन्च की है वो अलग है। ये दूसरी स्माइल स्कीम है जो कि लॉन्च की गई है बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। फिर चौथा हम बात करेंगे CPEC के ऊपर में, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। बताऊंगा मैं थोड़ी देर में, पूरे ग्राफ सब लेके आया हूँ, ध्यान रखिएगा, बने रहिए बस हम मेरे साथ। फिफ्थ, ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021। ये बहुत ही कमाल का इंडेक्स है, राइट। तो इसको थोड़ा सा देखेंगे क्योंकि इसको जो रिलीज करती है वो नाम भी बिल्कुल अलग है और ये बिल्कुल अभी फ्रेश ही लॉन्च हुआ है। सिक्स, हम बात करेंगे लीड्स रिपोर्ट के ऊपर में 2021। एंड फाइनली हम देखेंगे MCQs, कल के MCQs के आंसर्स और आज के MCQs, फ्रेश न्यू MCQs आप लोगों के लिए। चलिए शुरू करते हैं। एक्साइटेड गाइस? तो बने रहिएगा लास्ट तक मेरे साथ इस सेशन में। सबसे पहली स्टोरी है यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क। तो बेसिकली यूनेस्को का फुल फॉर्म तो आप जानते ही हैं, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे का ऐसा रटा होना चाहिए, याद होना चाहिए। हेडक्वार्टर कहाँ है जल्दी बता दो कमेंट थ्रेड में फटाफट। तो यूनेस्को ने क्या किया है कि क्रिएटिव सिटी नेटवर्क के जो वो बनाती है, जो एक नेटवर्क वो बना रही है, राइट, क्रिएटिव सिटी नेटवर्क, उसके तहत 49 शहरों में से उन्होंने एक शहर को पिकअप किया है और उस शहर का इस बार का क्या नाम है? श्रीनगर, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है। अंडर द क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट्स कैटेगरी। बेसिकली इसमें कितने कैटेगरी है? इसमें 7 फील्ड है, ठीक है। उनमें से एक फील्ड में, क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट्स में जो है इसको लिया गया है। जैसे 7 फील्ड कौन कौन से वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट्स है, मीडिया आर्ट्स है, फिल्म डिज़ाइन, गैस्ट्रोनॉमी, लिटरेचर एंड म्यूजिक। तो ये 7 जो है इसके अंदर है। ये नेटवर्क कब लॉन्च किया गया था? तो 2004 में इसे लाया गया था ताकि एक अर्बन सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट किया जा सके, राइट। कुछ क्रिएटिविटी की जा सके लोकल लेवल पे, कुछ मतलब लोकल लेवल की जो क्रिएटिविटी है उसे इंटरनेशनल लेवल तक लेके आया जा सके। तो इसके लिए इसको लाया गया था। अब ये कुछ कुछ 3-4 चीज़ें करता है, जैसे कि एक तो ये कल्चर को क्रिएटिविटी के साथ इंटीग्रेट करता है, फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स प्लान्स देता है, साथ ही साथ इनोवेशन को बूस्ट करता है, प्रोफेशनल्स क्रिएट करता है इन द कल्चरल सेक्टर। एंड थर्ड, कि जो मतलब जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ग्रुप हैं उनको आगे आने का मौका देता है, उनकी लिवलीहुड को जो है बेहतर करने का मौका देता है। तो दिस इज द होल ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क। भारत के ऑलरेडी 5 शहर हैं इसमें। कौन कौन सा है? जयपुर है जो कि 2015 में लिया गया था क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट्स की कैटेगरी में। वाराणसी 2015 में क्रिएटिव सिटी ऑफ म्यूजिक। चेन्नई क्रिएटिव सिटी ऑफ म्यूजिक 2017। मुंबई फिल्म 2019। हैदराबाद गैस्ट्रोनॉमी 2019 एंड फाइनली श्रीनगर इन क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट्स कैटेगरी। क्लियर है दोस्तों? तो आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, डेफिनेटली आएगा। चलिए ये इन्फोग्राफिक थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये पूरा वर्ल्ड वाइड उनका पूरा नक्शा है। दूसरी स्टोरी पे आते हैं हम लोग, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो हाल फिलहाल क्या हुआ है कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या किया है कि फार्मास्यूटिकल जो सेक्टर है, फार्मास्यूटिकल जो इंडस्ट्री है, उसके ऊपर थोड़ा ध्यान देने की उन्होंने कोशिश की है। कुछ उन्होंने मार्केट स्टडी की है कि किस तरीके से फार्मास्यूटिकल्स जो सेक्टर है उसमें जो चीज़ें बिक रही हैं, जो प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं, वो ब्रांड बेस्ड बिक रहे हैं, ना कि प्राइस बेस्ड बिक रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि इस तरीके से तो कंपटीशन मार्केट का अफेक्ट हो सकता है। दैट्स वाई दे हैव डन सम काइंड ऑफ अ मार्केट स्टडी। उससे पहले हम समझते हैं कि CCI क्या है, क्या इसके फंक्शंस हैं, राइट। तो बेसिकली CCI जो है इसको कंपटीशन एक्ट 2002 में स्टैब्लिश किया गया था। इससे पहले कौन सा एक्ट था? इससे पहले MRTP एक्ट था 1969 का, मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1969, जिसको बाद में रिपील किया गया और उसको फिर रिप्लेस किया गया कंपटीशन एक्ट 2002, जिसके तहत CCI बना। और ये जो रिपील करके जो एक नया एक्ट बनाने की बात कही थी, इसका रिकमेंडेशन किस कमेटी ने दिया था? तो ये भी आपको ध्यान रखना है, हाईली इंपॉर्टेंट है ये, दैट इज राघवन कमेटी। तो राघवन कमेटी ने इसके बारे में बताया। अब इनके फंक्शंस क्या होते हैं? इनके फंक्शंस तो एक तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया
कि किसी न किसी तरीके से मार्केट के अंदर में एक बेहतर कंपटीशन बनाए रखना होता है, कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को देखना होता है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड को इंश्योर करना होता है, साथ ही साथ अपने कुछ ये ओपिनियंस वगैरह भी दे सकते हैं, राइट, कि किस तरीके से कंपटीशन को बेहतर किया जा सके, पब्लिक अवेयरनेस की जा सके कि नहीं की जा सके, कौन क्या क्या हमारे ऐसे हथकंडे होंगे, मतलब ऐसे टूल्स होंगे जिनके ज़रिए हम कंपटीशन के जो मतलब प्रतिस्पर्धा वाली जो मुद्दे हैं उनको बेहतर कर सके, लोगों को ट्रेन कर सके, राइट। तो ये सब इनके कुछ फंक्शंस वगैरह हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। इनके इस कमीशन के अंदर में एक चेयरमैन होता है और कुछ मेंबर्स होते हैं, एंड दे ऑल आर अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब इन्होंने नकेल कसी है किस पर, क्योंकि मार्केट स्टडी दे दी ना इन्होंने, मार्केट स्टडी किसके लिए दी, फार्मा इंडस्ट्री के लिए दी, तो थोड़ा सा फार्मा इंडस्ट्री को भी समझ लेते हैं। तो भारत का जो फार्मा इंडस्ट्री है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि क्योंकि इसमें क्या है कि ये जो वर्ल्ड का जो ग्लोबल डिमांड है 50% या उससे ज़्यादा उसको मीटअप करता है। फिर अमेरिका के जो जेनरिक डिमांड आते हैं 40%, या फिर यूके के जो मेडिसिन के डिमांड आते हैं 25%, उन सबको मीट करता है। अभी हाल फिलहाल जो है एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स होते हैं जो कि एड्स वगैरह के लिए काम आते हैं, तो ये उनकी सप्लाई थोड़ी ज़्यादा कर रहा है, 80% तक की उसकी वैल्यू है। अगर आप वॉल्यूम वाइज बात करेंगे तो ये विश्व में तीसरे पायदान पे आता है, और अगर आप वैल्यू वाइज बात करेंगे तो ये 13th लार्जेस्ट है, राइट। तो वॉल्यूम वाइज कौन सी पोजीशन पे है, 3rd लार्जेस्ट, एंड वैल्यू वाइज कौन सी पोजीशन पे है, 13th पे। समझ आ गया। तो अब इनको क्या करना है कि यहाँ पर जो चीज़ देखी गई है मार्केट स्टडी में, जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने आई है, वो ये कह रहे हैं कि ज़्यादातर जो चीज़ें बिक रही हैं, कंपटीशन जो चल रहा है वो ब्रांड बेस्ड जा रहा है, ना कि प्राइस बेस्ड, जिसको सही करने की ज़रूरत है। तो दिस इज ऑल अबाउट द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, राइट। चलिए तीसरी स्टोरी पे आते हैं, दैट इज द स्माइल स्कीम। किसने लॉन्च किया, तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने इसको लॉन्च किया। इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसकी फुल फॉर्म है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लिवलीहुड एंड एंटरप्राइजेज। फोकस एरिया क्या है, फोकस एरिया ये है कि जो भी मतलब बैगर्स वगैरह हैं, या जो ऐसे आपके तबके हैं जिनको रिहैबिलिटेशन की ज़रूरत है, मेडिकल फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है, बेसिक डॉक्यूमेंटेशंस की ज़रूरत है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बहुत ही सिंपल तरीके में बात कर लूँ, ट्राइबल लोगों को अगर आप ले ले, राइट, ट्राइबल पीपल जो कहीं भी मतलब जंगलों में रह रहे हैं, ठीक, अब उनके पास बेसिक डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, फोटो तक नहीं होती, समझ रहे हैं, आधार कार्ड का सवाल ही नहीं उठता, तो जो जो गवर्नमेंट की सर्विसेज स्कीम्स होते हैं उससे वो वंचित रह जाते हैं। उनको कोई सर्टिफिकेट बनाना है तो बनता नहीं है, उनको कुछ लेना है एडवांटेजेस तो मिलता नहीं है, ठीक। तो ये जो स्कीम है उन तरीके के लोगों पे फोकस किया जाएगा। किस तरीके का स्कीम है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये सिर्फ और सिर्फ जो है, जो तबका खासकर बेगिंग में इन्वॉल्व है उनके लिए ये काम करेगा। बेगिंग मतलब जैसे भीख वगैरह मांगना, क्योंकि ये ठीक नहीं लगता ना, राइट। अब बेगर्स की थोड़ी सी सिचुएशन हम भारत के अंदर देख लेते हैं। तो 2011 की अगर हम सेंसस की बात माने तो तकरीबन भारत में लगभग 4.25 लाख के आसपास जो है बेगर्स हैं, जिसमें से 2.2 लाख मेल्स हैं और 1.9 लाख फीमेल्स हैं। अब ये डेफिनेटली है क्योंकि तो 2011 का है ना, और कोविड भी आ गया, तो ये डेफिनेटली है कि ये आंकड़ा तो बहुत ही आगे चला गया होगा, रफली 10 लाख के क्रॉस कर ही गया होगा। इस चार्ट में टॉप कर रही है वेस्ट बंगाल, जहां सबसे ज़्यादा बैगर्स देखे जाते हैं, उसके बाद है यूपी और तीसरे नंबर पे है बिहार। अगर आप यूटी की बात करेंगे तो यूटी में न्यू दिल्ली में जो मतलब दिल्ली है, दिल्ली के अंदर में सबसे ज़्यादा देखे जाते हैं, उसके बाद आता है चंडीगढ़। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में आसाम में सबसे ज़्यादा देखे गए हैं और मिजोरम में सबसे कम देखे गए हैं। तो उन लोगों के लिए स्कीम लाया गया है दोस्तों, स्माइल स्कीम, फोकसिंग ऑन रिहेबिलिटेशन, providing provisions of medical facilities, basic documentations, education, economic linkages, government benefits, etc etc etc। क्लियर, तो याद रह जाएगा, आपको ध्यान रखना है। ये सिडबी वाला स्माइल स्कीम नहीं है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अगली स्टोरी पे चलते हैं, दैट इज द फोर्थ स्टोरी ऑफ द डे, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, सीपैक। तो अभी हुआ क्या है, ये तो देखिए ये अंदेशा ही था। 2015 में जब इसे लॉन्च किया गया सीपैक को, तो सब लोग बड़े खुश हो रहे थे पाकिस्तान के अंदर में कि देखो भाई ये चाइना अब हमारे साथ है, इंडिया की बैंड बजा देंगे, ऐसा वैसा। 3000 किलोमीटर का लंबा तो इन्होंने इकोनॉमिक कॉरिडोर का जो है पूरा मतलब कनेक्ट कर रहे हैं ना, कहाँ से कहाँ कनेक्ट कर रहे हैं, तो जिंगजियांग जो प्रोविंस है उससे मतलब पाकिस्तान का जो ग्वादर एरिया है, ग्वादर पोर्ट है, वहाँ तक इसे कनेक्ट कर रहे हैं, ताकि एक रोड वेज पूरा बनाया जा सके, पूरी उसे लिंकेज की जा सके बाय हाईवेज एंड द रेलवेज। तो ये अंदेशा पहले से था 2015 में जब इसे लाया गया, कि आने वाले समय में ऐसा होगा जब वहाँ के लोग दुखी हो जाएंगे चाइनीज से। नेवर बिलीव अ चाइनीज, राइट, चलते भी नहीं है ज़्यादा। तो ये 2016 में ही ऐसी ऐसी बातें सरफेस होने लग गई थी कि देखो भारत को बीच में आना पड़ेगा।
और कई बार पाकिस्तान का जो संसद कह लीजिए या उनकी जो हाउस चलती है, जो मीटिंग्स चलती हैं, उसमें यहाँ तक अपोजिशन पार्टीज ने बोल दिया था कि एक बार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, अब ये चाइनीज ईस्ट इंडिया कंपनी आई। तो इस तरीके की बातें हो रही थी। इंडिया में भी ये बोला जा रहा था कि बेटा मरोगे तुम, फंसोगे तुम, बाद में हमें ही आना पड़ेगा तुम्हें बचाने के लिए। तो अभी कुछ ऐसा ही हो रहा है कि वहाँ पे जो लोग हैं, जो सिविलियंस हैं, लोकल पाकिस्तानीज हैं, वो खुश नहीं है चाइनीज सोल्जर्स से और उनके काम से। बिल्कुल मतलब सिचुएशंस इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है कि पाकिस्तान को वहाँ के चाइनीज़ इंजीनियर्स की सेफ्टी के लिए, जो कि भाषा डैम पे काम कर रहे थे, 340 इन्फेंट्री ब्रिगेड जो है डिप्लॉय करनी पड़ गई, जो कि 34th स्पेशल सिक्योरिटी डिवीज़न में काउंट की जाती है, और वहाँ पे सिक्योरिटी और बढ़ाई जा रही है। सो इससे पता चलता है कि वहाँ के जो लोग हैं वो थोड़ा सा खुश नहीं है। अभी जो सीपैक है ये भारत के लिए क्यों मतलब मतलब वो गले का कांटा बना हुआ है, तो उसका मेन कारण है कि ये जो लिंकेजेस कर रहे हैं हाईवेज और रेलवेज के, ये कहाँ से पास हो रहे हैं दोस्तों? पीओके से, राइट? ये पीओके से पास हो रहा है। अब पीओके से पास हो रहा है, एक खतरा तो ये है क्योंकि वो टेरिटोरियल डिस्प्यूट में है। दूसरा कि अगर चाइना ऐसा कर लेता है तो चाइना क्या है कि डायरेक्ट इंडियन ओशन में नजर रख पाएगा, भारत के सारे स्ट्रेटेजिक जो पोजीशंस है उनको देख पाएगा, उनको मतलब समझने की कोशिश कर पाएगा, तो भारत पे एक तरीके से नजर रखेगा। ऊपर से हम ये तो जानते ही हैं कि एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की थ्योरी है, हालांकि कई लोग उससे नेगलेक्ट भी करते हैं कि नहीं ऐसी कोई थ्योरी नहीं है, लेकिन एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की भी थ्योरी है, तो वो भी कहीं ना कहीं एक्टिवेट हो जाती है अगर ऐसा हो जाता है तो। राइट। और तीसरा बड़ा तो ये रहता है कि मान लीजिए कि सब कुछ अच्छा रहा और पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत अच्छी हो गई, तो अगेन दिस विल रेज अ रेड फ्लैग फॉर इंडिया, बिकॉज अभी तो हम पाकिस्तान जो इतना ताकतवर नहीं है, इतना अमीर नहीं है, तो इतनी आंखें दिखाता है। कल को जब इतनी मतलब ज़्यादा पैसा आ जाएगा और ताकतवर हो जाएगा तो पता नहीं क्या कर देगा। समझ में आई बात? तो ये भी एक चिंता का विषय है। सो दिस इज द चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। अब ये आराम से ये चार्ट वगैरह आप वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा, वही सारी बातें हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ से पूरा लिंकेज यहाँ तक किया जा रहा है, ग्वादर तक। क्लियर? कोई डाउट? चलिए आगे बात करते हैं अगली स्टोरी पे, दैट इज द फिफ्थ स्टोरी ऑफ द डे, ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021। तो हाल फिलहाल ही ये इंडेक्स रिलीज किया है। किसने किया है? नाम याद रखना है आपको, हार्म रिडक्शन कंसोर्शियम, इन्होंने किया है, राइट। अब इसमें क्या होता है, इसमें तो ये लोग क्या कर रहे हैं, रैंकिंग वगैरह स्कोर वगैरह तो दे ही रहे हैं, साथ ही साथ इसको इन्होंने अलाइन कर रखा है जो यूनाइटेड नेशंस के जो प्रिंसिपल राइट्स, हेल्थ एंड डेवलपमेंट के जो जो मतलब गोल्स वगैरह हैं, जो पहलू हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, उनके साथ इसे अलाइन किया गया है। भारत की अगर हम परफॉर्मेंसेस की बात करें तो भारत की रैंक आई है 18, कितने में से? भारत की रैंक 18, 118 में से नहीं आई है, सिर्फ 30 ही देश थे, तो 30 कंट्रीज में से आई है भारत की रैंक 18। भारत का स्कोर रहा है 46 आउट ऑफ 100। अब इसमें सबसे बड़ी बात ये रही है कि जो टॉप 5 की आप पोजीशंस देखेंगे, स्कोर्स देखेंगे, और लोएस्ट 5 के जो आप स्कोर्स देखेंगे, उसमें बहुत बड़ा जो है फर्क आ रहा है। तो ये एक तरीके से दिखाता है कि किस तरीके से जो ड्रग पॉलिसी है उसमें भी कहीं ना कहीं एक इनइक्वलिटी दिखाई गई है, कि जो ड्रग पॉलिसीज हैं, जो मार्जिनाइज पीपल हैं, जहाँ पर मतलब पॉपुलेशंस वनरेबल है, पुअर पीपल हैं, उनका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा नहीं है, ठीक, तो उनको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ये अफेक्ट कर रहा है, एक वाइड डिस्पैरिटी क्रिएट कर रहा है। और ये इसके कारण पॉलिसीज़ भी सही से इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि पॉलिसी फॉर्मुलेट ही नहीं होगी अच्छे से, तो इम्प्लीमेंट कहाँ से होगी, राइट। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर में है। तो ये इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि भारत की रैंक कितनी आई। भारत की रैंक आई है, भारत का स्कोर है 46, भारत की रैंक आई है 18। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये टॉप 5 है, इनके स्कोर आप एक बार नज़र मार लीजिए, और ये लोएस्ट 5 है, इनके स्कोर आप नज़र मार लीजिए, देख लीजिए कि कितना बड़ा मतलब गैप इसमें दिखाई दे रहा है। 5 डायमेंशन है इसके, प्रोपोर्शनैलिटी ऑफ क्रिमिनल जस्टिस रिस्पॉन्स, हेल्थ एंड हार्म रिडक्शन, availability and access of controlled medicines, development, absence of extreme sentencing and responses, right। इसमें 5 डायमेंशंस पे ही इसमें फोकस किया गया है, यूएन ने इसे खुद प्रमोट किया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर है दोस्तों? चलिए आज की फाइनल स्टोरी पे चलते हैं, दैट इज द लीड्स रिपोर्ट 2021। किसने लॉन्च किया, किसने रिलीज किया? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने रिलीज किया अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स। काम क्या करता है कि जो भी लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस हैं उनको बेहतर करने की बात इसमें कही जाती है इस रिपोर्ट के अंदर में। इसके बेसिकली 3 डायमेंशन है, एक तो है इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा है सर्विस, तीसरा है ऑपरेशंस एंड रेगुलेटरी एनवायरनमेंट, राइट। और उसके तहत 3 डायमेंशंस में बनाए गए हैं 17 पैरामीटर्स। इसमें जो सबसे अच्छी परफॉर्मेंस दी है गुजरात ने दी है, लगातार ये तीसरा साल है गुजरात का जिसमें उसकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है, फॉलोड बाय हरियाणा एंड पंजाब। अगर आप बात करेंगे यूटी में तो दिल्ली की पोजीशंस अच्छी रही हैं। रिपोर्ट क्या बताती है? अब रिपोर्ट ये बताती है कि भारत का जो लॉजिस्टिक्स की जो लागत है वो 13 से 14% जीडीपी का है,
उतना वो खर्च हो जाता है। जबकि अगर आप डेवलप्ड कंट्रीज में देखेंगे तो वहाँ पे सिर्फ 7 से 8% ही है। तो सरकार ये चाहती है कि ये जो आंकड़ा है ना 13 to 14% ऑफ जीडीपी, इसको हम कम करके 5% के आसपास पे ले आए। मतलब 5% से इसे कम करें, 5% पे तो नहीं आएगा, 5% से कम करें, 7-8 की रेंज में हम भी रखें अगले 5 सालों तक, राइट। और साथ ही साथ जो भी मतलब लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड जो भी पॉलिसीज हैं उनको किस तरीके से ईज आउट कर सकते हैं ताकि सभी के लिए फायदा हो, बिजनेस पर्सनस के लिए भी, बिजनेस एंटिटीज के लिए भी फायदा हो, सिटीजन्स और एंड कंज्यूमर्स के लिए भी फायदा हो। क्योंकि हमें पता है कि जब सेकेंड वेव आया था तो लॉजिस्टिक्स ने काफ़ी हेल्प की थी। हालांकि उसमें काफ़ी ज़्यादा वो भी हुआ था कि कई जगह पे लोग बहुत इतने गंदे गंदे हो गए थे कि बहुत ज़्यादा मतलब अमाउंट मांगने लगे थे, 40-40 हज़ार रुपए तक मांगने लगे थे, राइट। वो भी हमने देखा। लेकिन फिर ओवरऑल देखा जाए तो लॉजिस्टिक्स ने काफ़ी हेल्प की जो मेडिकल जो ऑक्सीजन के जो सिलेंडर्स वगैरह पहुंचाने में। तो कहीं ना कहीं ज़रूरत है इस तरीके की जो भी पॉलिसी है उसको स्टेट लेवल पे भी अच्छा किया जा सके, उसको सेंट्रल लेवल पे भी देखा जाए और पूरा एक ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म भी इसमें बनाई जा सके। क्लियर? चलिए, तो दिस इज द लीड्स रिपोर्ट रिलीज बाय हुम, रिलीज बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अब बात करते हैं कल के एमसीक्यूज के ऊपर में। उससे पहले ये इन्फोग्राफिक है। कल के हमने एमसीक्यूज लिए थे 3 आपके साथ। हमने पहला एमसीक्यू लिया था ग्लोबल मीथेन प्लेस से, और हमने इसमें पूछा था कि इनमें से कौन सा गलत है, ठीक। तो इट इज एन इंटरनेशनल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप फोकस्ड ऑन रिड्यूसिंग बैरियर्स टू द रिकवरी एंड यूज ऑफ मीथेन एज अ क्लीन एनर्जी सोर्स। दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग, दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग। ये कोई इस तरीके का पार्टनरशिप नहीं है। ग्लोबल मीथेन प्ले जो है एक एग्रीमेंट है टू रिड्यूस ग्लोबल मीथेन एमिशंस, राइट। सेकेंड, इंडिया हैज नॉट साइंड द ग्लोबल मीथेन प्लेज। दिस इज कंप्लीटली राइट, भारत ने अभी तक इस पर साइन नहीं किया है। थर्ड, वाइल मीथेन हैज अ मच शॉर्टर एटमॉस्फेरिक लाइफ टाइम, इट इज अ मच मोर पोटेंट ग्रीन हाउस गैस देन कार्बन डाइऑक्साइड। सो दोनों ही सही हैं। तो हमें तो चूज करना था इनकरेक्ट, तो हम चूज करेंगे 1। सो करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन ए। दूसरे हमने लिया था गुरु नानक जी के ऊपर पे। पहला, ही वॉज बॉर्न इन सुल्तानपुर लोधी इन 1469। सो दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग। उनका जन्म लाहौर के पास जो तलवंडी राय गांव है वहां पर हुआ था, सुल्तानपुर लोधी में नहीं हुआ था, राइट। हालांकि ईयर सेम यहाँ पे लिखा हुआ है। सो दिस इज रॉन्ग। इफ वन गेट रॉन्ग सो ए बी गेट एलिमिनेटेड। नाउ ही कंपाइल्ड आदि ग्रंथ विच लेटर केम टू बी नॉन एज गुरु ग्रंथ साहिब। ये भी गलत है। इनको यानी आदि ग्रंथ को इन्होंने कंपाइल नहीं किया था, गुरु अर्जन ने किया था, जो कि 5वें गुरु थे। यहाँ मैंने लिख भी दिया है, गुरु अर्जन द 5th गुरु, उन्होंने इसको कंपाइल किया था, ठीक है। सो सेकंड ऑल्सो गेट रॉन्ग। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, 3। ही इंट्रोड्यूस द इंस्टीट्यूशन ऑफ लंगर दैट इज फ्री कम्युनल किचन एट करतारपुर। ही प्रैक्टिस्ड अ निर्गुण फॉर्म ऑफ भक्ति। दिस इज दीज 2 स्टेटमेंट्स आर कंप्लीटली राइट। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना aims to provide health protection cover up of ₹5 lakh per family per year to poor and vulnerable families for primary and secondary care. This statement is completely wrong because प्राइमरी को नहीं इसमें इंक्लूड किया गया है, सेकेंडरी और टर्शरी को इंक्लूड किया गया है। सो पहला हो जाता है गलत, हमें बताना है सही। पहला अगर हो जाएगा गलत बाय एलिमिनेशन टेक्निक, वी आर गोइंग टू सेलेक्ट ऑप्शन सी दैट इज 2 and 3। सुमन इनिशिएटिव अचीव जीरो प्रिवेंटल मैटरनल एज वेल एज न्यू बॉर्न डेथ्स। थर्ड, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना aims at correcting regional imbalances in the availability of tertiary healthcare services by setting up aims like institutions. Both of these statements are perfectly fine. So the correct option here is option C. Now the question for today is, पहला आपके पास है which of the following released the global drug policy index. So हमें बताना है कि इसमें से कौन सी वो संस्था है जिसने ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स को रिलीज किया है। आज ही हमने उस पर बात भी की है। दोस्तों पार्टिसिपेट करते रहिए, बहुत मजा आएगा आपको, डेफिनेटली मैं बता रहा हूँ। दूसरा, कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनमें हमें फिर से बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। आपने मेरे साथ डॉल्फिन किया था ना, प्रोजेक्ट डॉल्फिन, गैंजेटिक डॉल्फिन। सो पहला है रिवर सतलज और ट्राइब्यूटरी ऑफ इंडस इज द ओनली हैबिटेट ऑफ इंडस रिवर डॉल्फिन इन इंडिया। क्या ये गलत है या सही? गैंजेटिक डॉल्फिन कैन ओनली लिव इन फ्रेश वाटर। इरावदी डॉल्फिन इज ओनली फाउंड इन द इरावदी रिवर इन द म्यांमार, राइट। तो इसमें से क्या सही ऑप्शन होंगे आपके पास? यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, पार्टिसिपेशन जरूर रखिएगा। अगली है हमारे पास समुद्रयान मिशन से रिलेटेड है। पहला हमें सही बताना है दोस्तों, सेलेक्ट द करेक्ट। इट इज इंडियाज फर्स्ट मैन्ड ओशन मिशन फॉर डीप ओशन एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग ऑफ रेयर मिनरल्स। इट इज अ पार्ट ऑफ डीप ओशन मिशन। इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। क्या होगा ये भी हमने डिस्कस कर रखा है, हमने वो सभी चीज डिस्कस कर रखी है। अगर आप बिल्कुल सही से इसे फॉलो कर रहे हैं तो दिस विल गोइंग टू हेल्प यू अलॉट इन योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस ऑफ स्टेट सिविल सर्विसेज एज वेल एज यूपीएससी ऑल्सो, राइट। पीटी के सब्सक्रिप्शन कोर्सेज ऑन है दोस्तों, आइए एनरिच कंटेंट है, ज्वाइन कीजिए। हम
अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए ज्वाइन करने के लिए। फटाफट फटाफट बहुत अच्छे अच्छे आपके लिए यूपीएससी के कोर्सेज हैं, बहुत अच्छा पोर्टल आपके लिए तैयार किया गया है जहाँ पे आप डेली कुछ कुछ पढ़ सकते हैं, एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर सकते हैं, पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हैं। मेक द मोस्ट यूज ऑफ इट। हम मिलेंगे अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, नमस्ते, जय हिंद।